नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से आशीर्वाद भी लिया है। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रही हूँ। श्री रामलला के चरणों में राष्ट्र की प्रगति, प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उनके जैसे सेवा भाव मन में हो ऐसा आशीर्वाद मांगा। पुनः कहती हूँ, धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं आंवला लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित भी किया है। श्रीमती रश्मि पटेल जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के आंवला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साक्य जी, पूर्व विधायक सनोज साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आंवला में आज उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे आंवला क्षेत्र में बाबा पंचेश्वर नाथ की स्मृता भूमि पर आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि यह क्षेत्र पौराणिक पांचाल देश की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रही है और साथ साथ यही वह क्षेत्र है जहां अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था। और यहां के बारे में मुझे बताया गया है कि यहां का मुरोना धाम, जो श्याम ठाकुर की कृपा का धाम बन चुका है, और
धाम में पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ के इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों, मंदिरों, पूज्य संतों को नमन करते हुए आप सभी से मैं जो प्रश्न कभी यक्ष ने बहनों और भाइयों युधिष्ठिर से किए थे, पांडवों से किए थे, वही प्रश्न आज मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 191 सीटों पर चुनाव अब तक हुए हैं और 191 सीटों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों भाई, मोदी सरकार के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? इसका कारण है मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश की कायाकल्प की है, भारत को एक नई पहचान दी है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की है, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्यों को बिना भेदभाव के देश के अंदर लागू करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य किया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के सभी तबके को उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है। 140 करोड़ भारतवासी जब दुनिया के अंदर जाता है, आज सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले दुश्मन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद 2014 के पहले सिर्फ चढ़ करके बोल रहा था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है और अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है 2014 के बाद के हिंदुस्तान को पहचानो। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, रैपिड रेल बन रहे हैं, IIT, IIM, मल्टीस्टिपल मेडिकल कॉलेज, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी बन रहे हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हुई है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए बहनों और भाइयों जनधन अकाउंट खोलने का कार्य, और यही नहीं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर, मोदी जी ने कनेक्शन दिए। होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है उन लोगों को। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने का भी संकल्प मोदी जी ने कर लिया। आप सोचो, ये जितनी योजनाएं दी गई किसी जाति मजहब को ध्यान में रखने की गई क्या? बिना भेदभाव के सबको दी गई।
लेकिन आज जो प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं, वह प्रश्न वही यक्ष प्रश्न है जो कभी यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से किए थे, और उस समय उन्होंने जो प्रश्न किए थे वो तो 100 थे, लेकिन मैं केवल 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। और आप पूछिए, ये सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों से प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न से पूछिए और उनसे बोलिए कि कांग्रेस सपा बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान का दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन ये लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? इसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो 10वां प्रश्न है वह ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस सपा बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग? सीएम योगी आदित्यनाथ आंवला पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस के शासनकाल को और बीजेपी के शासनकाल को कंपेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं बदायूं, जहां पर बदायूं लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया है। और बदायूं की इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी श्री दुर्विजय साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, सांसद बदायूं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, विधायक विलसी श्री हरीश साक्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री बागीश पाठक जी, सभी हमारे विधायकगण, महेश गुप्ता जी, आज श्री राजीव कुमार सिंह जी, विमल कृष्ण अग्रवाल जी, अजीत यादव जी, कुशाग्र सागर जी, डीके भारद्वाज जी, जितेंद्र यादव जी, राजेश यादव जी और भारी संख्या में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण,
उपस्थित बदायूं संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विलसी बदायूं के सभी मेरे बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो वेदों की साक्षी है, इसे मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है। लेकिन इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक का विषय बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इतनी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है कि प्रत्याशी देने के पहले, मैदान में अखाड़ा सजाने के पहले ही समाजवादी पार्टी अपना हार मान चुकी है। ये बार बार प्रत्याशी बदलने का जो कारण है, आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को दिया तो उसे लगा कि वह बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा, तो उसको मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पे उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया, चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही शाहजहांपुर का प्रत्याशी फिर बदल दिया, यानी नामांकन के दिन बदल दिया, अंतिम दिन नामांकन के बदल दिया गया। इससे पहले रामपुर में, मेरठ में, और इसलिए जनता जनार्दन कह चुकी है ये प्रत्याशी बदलने से नहीं काम होने वाला है। पुराना जितना भी लेखा जोखा है उसका हिसाब जनता जनार्दन इस चुनाव में फिर से करने वाली है समाजवादी पार्टी का। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और इस भूमि में भारत की परंपरा को एक नया मार्ग दिखाया, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, मां गंगा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब यह क्षेत्र भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपकी दूरी को भी और दिलों की दूरी को भी यह कम करने में सहायक होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव यह सामान्य चुनाव नहीं है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। आपने देश भर की आवाज को सुना होगा। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप गए होंगे, वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर है, यह स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, तो बदायूं जिले में भी, बदायूं संसदीय क्षेत्र में भी गूंजेगा। इसके लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं। कोई संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं है कि बदायूं भारत के ईश्वर के साथ न हो, क्योंकि बदायूं ने वह करके दिखाया है। बदायूं हमेशा सकारात्मक शक्तियों के साथ में रहा है। बहनों और भाइयों,
आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले से बधाइयों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है और इसलिए भी इस बार होना है। 10 वर्ष के अंदर आपने देश की कायाकल्प होते हुए देखा है। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। भारत के सम्मान को दुनिया के मंच पर बढ़ते हुए देखा है। भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ हुए देखा है। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या को अपनी आंखों में समाधान होते हुए देखा है। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, कहां विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कौन निर्दोष नागरिक उसकी चपेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं, और लोग मरते थे भारत में और पाकिस्तान जश्न मनाता था, तत्कालीन सरकार मौन बनी रहती थी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अगर पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज भारत की किसी आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए बहनों भाइयों, पाकिस्तान पहले सफाई देकर के आतंकवादियों से पल्ला झाड़ देता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब देश में सुरक्षा का माहौल हो, देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, दुनिया में सम्मान बढ़ा हो, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विकास के नए नए कार्य हो रहे हो, जब गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त जनता जनार्दन की सेवा के लिए उपलब्ध हो, आप मुझे बताओ, सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार, नौजवान तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा अधेड़ उम्र के हैं, उन्होंने कांग्रेस सपा बसपा के कुशासन को देखा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने फ्री में राशन कभी दिया क्या? लेकिन मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय में किसी का फ्री में उपचार हो पाता था क्या? बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और मोदी जी ने कह दिया है, चुनाव के बाद 70 वर्ष के उम्र के हर बुजुर्ग को हम इसके दायरे में लेकर के आ जाएंगे। पहले गरीब के लिए सरकार के द्वारा आने वाली सहायता में सपा बसपा और कांग्रेस के दलाल उसमें सेंध लगाते थे, कमीशन खा जाते थे। और आज तो मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों के खाते खोल दिए, जनधन अकाउंट। आज पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाता है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में क्या रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल पाते थे क्या? लेकिन आज फ्री में 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिल गए हैं। और जो बाकी बचे हैं, जितने भी लोग बचे होंगे, वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, उन सबको चुनाव के बाद भी कनेक्शन मिलने वाला है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं और 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए हैं। बाकी जो बचे हैं, सबके मकान अगले 5 वर्ष में बनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये प्रश्न आप सभी से इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप इस देश के भाग्य विधाता हैं। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं, देश के सामने ये संकट पहचान का किसने खड़ा किया था? देश के सामने सुरक्षा का संकट किसने खड़ा किया था? सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।